एशिया का फिजिकल आज करेंगे। अब एशिया को आप देखते होगे, जैसे ये वाला ये पोर्शन आपका एशिया का पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ये इधर का जो एरिया है ये वैसे यूरेशिया बोलते हैं, हाँ, क्योंकि यूरोप का पार्ट भी आता है इसमें। तो हम एशिया को पढ़ेंगे, तो इसको जब पढ़ेंगे तो इसको हम खुद ही कई पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसे आपका दक्षिणी अमेरिका है या अफ्रीका है, ये तो पर्टिकुलर आपको दिख रहे थे कि इतने कंट्री हैं, इतने ही है। इसका क्लासिफिकेशन करना बड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। इसमें इतने उलझने हैं कि छोटे छोटे देश बहुत सारे हैं, है ना। ये वाला हिस्सा साउथ एशिया में आ जाएगा, जो भारत वाला है। ये पश्चिमी एशिया में आ जाएगा, ये फार ईस्ट एशिया में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। नाम सुना है इनका, फार ईस्ट एशिया का मतलब सुदूर दूर, है ना, उधर का दूर का जो हम देख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हम शामिल कर लेते हैं किसको, जापान को, और ये चीन मंगोलिया वाला एरिया। साउथ ईस्ट एशिया में ये वाले सब आ जाते हैं, ये, है ना। साउथ एशिया में भारत, बांग्लादेश वगैरह सब ये सब आ जाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पश्चिमी वाले में ये वाले आ जाएंगे, तुर्की से लेकर जितने भी ये सब तान वाले देश है, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। तो यूरेशिया की जब बात कर लेंगे तो उसमें रसिया वाला पार्ट भी आ जाएगा, ये वाला। तो ऐसा ये इसके साथ कर लेंगे। नहीं, इसका तो एशिया को जब आप देखते होगे तो इसको देखने से कुछ चीज़ें आपको अलग नजर आएंगी अन्य की तुलना में। एक तो इसका एरिया जब आप देखेंगे तो क्या है, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ना। मैप का भले से ऐसा ना लग रहा हो देखने में, लेकिन क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा है, ठीक है। मैप पे क्यों नहीं लग रहा बड़ा, क्योंकि जब हम मैप बनाते हैं तो उसकी जो मापनी होती है, ये हमने क्या बनाया है, कोई गोल चीज़ है उसको ऐसा कर दिया है, तो उसकी जो साइड वाली चीज़ें होती है ये छोटी हो जाती है ना। इसलिए बड़ा नहीं लग रहा, अफ्रीका बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि अफ्रीका इतना बड़ा नहीं है ना। तो इसलिए एशिया वाला है ये वाला पार्ट पूरा। और दूसरी एक बात, ये दूसरों को अलग करता है दूसरों से। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एरिया, देखिए इस वाले एरिया को आप देखिए ध्यान से, बल्कि ये भी शामिल करिए। इतना कलर है, जितना इसमें ये ब्लू वाला पोर्शन है, बस इसमें एक तो मिलेगा थोड़ा सा ही, लेकिन उसमें देखिए आप ज़्यादा है। तो उससे क्या मिल रहा है कि सबसे ऊंचा एरिया इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, है ना। मिलता है, कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय में। दूसरा आप देखेंगे तो जो डेप्थ वाले एरिया है, ये वाली एरिया, इस चीज को देखेंगे जो एशिया के इधर साइड में है, तो जो गहरे वाले क्षेत्र है वो भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, है ना। विश्व का सबसे गहरा स्थान भी यहाँ पर ही मिलता है, ऊंचा भी यहाँ मिल रहा है, गहरा भी यहाँ मिल रहा है। कौन सा, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो एशिया को कुछ चीज़ें अपने आप में अलग करती हैं। उसके साथ साथ यहाँ जितने भी देश हैं ये इन वाले कॉन्टिनेंट में या इसमें, वो आपको इस तरीके की ज़्यादातर चौकोर वाली आकृति में मिल जाएंगे, है ना। उनकी सीमाएं जो है इस तरीके से बन जाएंगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ ये देखो, ये अपने आप में अलग है, बाहर का स्ट्रक्चर अपने आप में अलग है, और चीन की अपने आप में अलग स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके की। मतलब यहाँ पर जो है सीमाएं ज़्यादातर प्राकृतिक रूप से है, ना कि मैन मेड है। वहाँ पर कैसे है, हमने खुद निर्धारित की हुई है कि भाई ये वाला, जैसा अफ्रीका बोलते हैं कि चलो यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। यूरोप है, यूरोप भी इसी तरीके से चौकोर वाली स्थितियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा हैं।
इसका जो विस्तार है 10 डिग्री, इसका विस्तार यानी कि अक्षांशीय विस्तार जो है 10 डिग्री साउथ से लेकर 80 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, और इसका देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री ईस्ट से लेकर 170 डिग्री वेस्ट तक। सबसे ऊंचा पॉइंट इसका माउंट एवरेस्ट। और अगर हम स्थल पर सबसे नीचा पॉइंट की बात करेंगे तो डेड सी, मृत सागर। ठीक है, कितना गहरा है समुद्र तल से? सर एवरेज से 3000 13,000 कुछ ऐसे समथिंग में। उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, मैरियाना ट्रेंच की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्थल पर, जो स्थल है उसके ऊपर जो सबसे निम्नतम पॉइंट है एशिया का, वो क्या है? डेड सी। वो है 334 मीटर, 334 मीटर माइनस में, यानी कि समुद्र है ये और ये है ये, यहाँ पर मिलेगा। सी लेवल ये है और डेड सी ये मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फार ईस्ट एशिया की। ठीक है, पूर्वी एशिया की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत जो देश शामिल हम करते हैं इसमें, वो आपका चीन, इसके अंतर्गत जो देश आएंगे चीन, मंगोलिया, जापान और इधर ताइवान। हनोई, हांगकांग। ठीक है, इनको शामिल कर लेंगे इसमें। और हाँ, दो वो कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इनको शामिल इसके अंतर्गत करते हैं। ये जो क्षेत्र है मुख्य रूप से, जब आप इसको देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा, ये इतना, ये और जापान वाला, ठीक है, जापान वाला इस एरिया, ये वाला, इसको हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो एरिया है ये एग्रीकल्चर बेस्ड है ना। और यहाँ पर जो जीविका का साधन है वो कैसा है? चावल निर्वाह खेती, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से की जाती है इस पूरे एरिया में। वो भी कैसी वाली? सघन वाली। इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर जब देखते हैं हम, तो आप इसको देखो, पामीर की घाट का नाम सुना है आप लोगों ने? कैसा सुना है? देखिए कभी पामीर। हाँ सुना है। ये वाला देख रहा है, ये वाला पॉइंट जहाँ मैंने बोल क्या है,
आप चाहें तो अपनी एटलस के साथ में रख सकते हैं। तो इस वाली इसको देखेंगे तो ये पामीर की गांठ है। यहां से देखो ये एक कुनलुन-सान ये ऐसे निकला, ठीक है, एक ये निकला हिंदुकुश, एक ऐसे निकला, एक इस तरीके से। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से चारों ओर को पर्वतों की क्या है, रेंज जा रही है, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं इधर वाला, तो हम जो इसके अंतर्गत रेंज आ रही है ये इनके नाम आप लोग जानिए। जैसे कि सबसे पहले आती है कुनलुन-सान, कुनलुन-सान, तिएन-सान, ये अल्ताई पर्वत, पूर्वी सयान, और ये पामीर हो गया हिंदुकुश, ठीक है। मैं नाम लिखवा देता हूँ इनके नाम, हेडिंग डाल देंगे स्थलाकृति, नंबर निकाल देंगे स्थलाकृति। इसमें लिख रहे नंबर 1 पर्वत, पर्वत पर्वत में लिखे पामीर की गांठ से निकलकर पामीर की घाट से निकलकर कई दिशाओं में पर्वतों की श्रृंखलाएं जाती हैं, जैसे कुनलुन-सान पर्वत, गैस लगा के इसके आगे, यह आगे चल के चीन की सिंगलिंग-सान पर्वत में मिल जाता है। तथा पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व भाग की ओर तियान-सान पर्वत प्रमुख है। कौन सा पर्वत? तियान-सान, अब लिखेंगे पठार। पर्वत तो वैसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा आपको नहीं जानने में कंफ्यूज हो जाओगे। पठार में लिखो, पठार में बेसिकली लिखाएंगे इसमें। सबसे पहले तो आता है तिब्बत का पठार, देखा होगा सबने, कहाँ है ये तिब्बतियन पठार, ठीक है। तो तिब्बत के पठार के बारे में क्या कुछ जानते हो आप लोग? कोई जानता है इसको? इसका सबसे बड़ा पठार और विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत के पठार के बारे में सुना नहीं कभी? क्या सुना है? इसे विश्व का छज्जा कहते हैं। विश्व की छत कहते हैं पामीर के पठार को। तिब्बत का होता है पामीर के पठार को। देखो पामीर ये पठार कैसा है, ये माउंटेन, इन दोनों के बीच में ये पठार है ऊंचा उठा हुआ, ठीक है, इस तरीके से।
तो इस तरीके से जो कंडीशन में इतना बड़ा और इतनी ऊंचाई, यानी कि इसकी वो सब ऊंचाई 4000 मीटर है। 4875 क्या इसकी पठार की ऊंचाई का भी होगी इसमें? आपने सब पढ़ाया था दिखाया था मैंने। पामीर की बात नहीं कर रहे हैं, तिब्बत के पठार की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 5000 तक औसत बता रहे हैं 4000 मीटर है। ये पॉइंट नोट कर लो आप। और विश्व की छत कहलाता है। ठीक है, पामीर का पठार हो जाएगा। हाँ वो होता है विश्व की छत पामीर का पठार। छज्जा है, ये छत है। सज्जा सर ये होगा, सज्जा सर ये होगा, सज्जा ये होगा सर। छज्जा नहीं है, छत है। ठीक है, वो छज्जा होगा। ये अच्छा खुद सोचो, सुनो सुनो, ये इतना सा पॉइंट है पामीर का पठार, कितना है? ये है। और ये कितना है? ये है। तो छत बड़ी होती है, छज्जा बड़ा होता है। फिर ठीक है। और दूसरी बात, जब इतनी ऊंचाई पर है तो ये कैसा होगा? ठंडा होगा या गर्म क्षेत्र होगा? ठंडा। तो ये ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। ठीक है, गर्म होता है, जब कहा जाता है गर्म है तभी तो मौसम मानसून आने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान सर। ये पॉइंट दोबारा मानसून कैसे ऊपर जाने पे टेम्परेचर नहीं 1 किलोमीटर ऊपर जाने 6.5 अरे सुनो, अब यही तो समस्या है ना, चीजें मिक्स हो गई है तुम्हारी। क्या कहा जाता है जब हम मानसून की परिभाषाएं पढ़ते हैं, और उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि ये जो है तिब्बत का पठार का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है ना, ये पढ़ाया जाता है। तो क्या पढ़ाया जाता है? पढ़ाया जाता है कि गर्मी के मौसम में तिब्बत का पठार गर्म हो जाता है, जिसके कारण वो मानसून पर इम्पैक्ट डालता है। यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब खुद से सोचो, कोई चीज 4000 मीटर ऊंची है, वो गर्म होगी या ठंडी होगी? यानी कि जितनी उसकी ठंडक है तुलनात्मक रूप से, यानी कि मान लो कि यहाँ माइनस में रहता हो 15 डिग्री या 10 डिग्री टेम्परेचर, तो वो 10 डिग्री ना होके क्या हो जाएगा? 5 डिग्री हो गया। यानी कि जितना ठंडा होना चाहिए था उसकी तुलना में वो क्या हो गया? कम ठंडा हो गया। क्या हो गया? फिर वो गर्म हो गया। वो वाला टर्म गर्म है। ठीक है, ऊंची चीज क्या गर्म हो सकती है? ठंडी होगी ना, ये तो कॉमन सी बात है। यानी कि उसकी जितनी ठंडक है, उस ठंडक में जो गर्मी आ जाती है, वो गर्मी क्या करती है? मानसून के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो क्या होता है? अब एक बात दूसरी और बताओ, कोई भी जो विंड होती है आपकी, मान लीजिए कि इधर क्या है? लो प्रेशर, इधर क्या है? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर लो प्रेशर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर से उठेंगी फिर इधर चलेंगी। ऐसी चलती है? ऐसे चलता है। तिब्बत का पठार क्या करता है? ये यहाँ हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर के कारण हवाएं जो हैं, जो यहाँ पर से होती है, वो नीचे को खिसकती है। वो मानसूनी हवा मानसून के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? एक हमारा जो लो प्रेशर बना राजस्थान में, यहाँ बना हाई प्रेशर, ये तो इसके ऊपर ये इम्पैक्ट डाल रही है, इन पवन के ऊपर। यानी कि क्या हो जाएगा? एक सर्कुलेशन पैदा हो जाएगा। लो प्रेशर कहाँ बनता है? मानसून में। हो गया, मतलब जो बुलेट होता है उसके ये है आपका ITCZ, सुना ना? सुना है?
ये ITC-Z भारत में पहुंच जाता है इस तरीके से उठ के। तो भारत में कहाँ, राजस्थान वाले है ना, वहां पर लो प्रेशर का पॉइंट बनता है, पढ़े हैं। और उसमें ही नहीं बल्कि और कोई इधर उधर होने लगता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहां पर लो प्रेशर का पॉइंट बन जाता है। तभी क्या होता है, पवनें ये जो यहाँ से आ रही हैं इधर को खींच के चली जाती हैं, यहाँ एंटर करती हैं, उस तरह से मानसून की एंट्री भारत में हो जाती है। चलो ये दूसरा पॉइंट है, इसको छोड़ो। शीत मरुस्थल के रूप में है, ठीक है। अगला आता है इसी में तारिम बेसिन। दूसरा पॉइंट आता है तारिम बेसिन। तारिम बेसिन भी कुलुमसान और तियानसान के बीच में, ये वाला जो एरिया है जी, ये तारिम बेसिन है, लिखा हुआ तारिम द्रोणी, ठीक है। यानी कि एक माउंटेन ये है, दूसरा माउंटेन ये है, इन दोनों के बीच में ये वाला एरिया जो है ये तारिम बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो लिख सकते हैं कि तारिम बेसिन के आगे दक्षिण में कुल्लूम की मुख्य शाखा तथा उत्तर में तियानसान के मध्य स्थित है। कुल्लूम की मुख्य शाखा तथा उत्तर में तियानसान के मध्य स्थित है। मुख्य शाखा तथा उत्तर में तियानसान के मध्य स्थित है। इसके बाद आता है साइडाम बेसिन। नाम सुने हैं इनके? ये बहुत महत्वपूर्ण बेसिन है चीन के। साइडाम बेसिन। एटलस रखे हो, ढूंढो एटलस में। अरे है उसमें, एटलस में कैसे नहीं होगा। जहां अल्टाई पर्वत दिख रहा है आपको, अल्टाई पर्वत दिख रहा है, एटलस में देखो ना, अल्टाई पर्वत दिखा। अल्टाई पर्वत और कुल्लुमसान, इन दोनों के बीच में जो जुनोरियन बेसिन है, एटलस में दिया नहीं है। अच्छा चलो इसका मैं बना दूंगा अभी मैं अभी। लिख लो आप लोग इसके बारे में, एक पॉइंट लिख लो, उसी में पता लग जाएगा। लिख लो। दक्षिण में कुल्लूम तथा अल्टाई टांग, तथा उत्तर में नानसन पर्वत के मध्य में स्थित है। नानसन पर्वत के मध्य में स्थित है। अगला देखिए, जुगेरियन बेसिन। ये जुगेरियन बेसिन यह तियानसान और अल्टाई के मध्य में स्थित है। ये एटलस में दिया हुआ है। जुगेरियन, तियानसान और अल्टाई के बीच में ये वाला एरिया है। तियानसान तथा अल्टाई पर्वत के मध्य में स्थित है।
अगला है गोबी पठार, इसका नाम सुना होगा। गोबी मरुस्थल का नाम सुना है जी। इसकी कोई खास विशेषता? सबसे ऊंच बताया। और ये ठंडा है गर्म है? कैसे हो जाएगा वहाँ? सबसे ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक कैसा होता है गर्म, दूसरा कैसा होता है ठंडा। मरुस्थल की क्या डेफिनेशन है, कौन बताएगा? सब 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है, उससे ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है ना, और जितनी वर्षा हो रही है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं, शुष्कता वाले क्षेत्र हो जाते हैं, जहाँ पर कि क्या होगी, शुष्क जलवायु ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्षेत्रों को हम मरुस्थल कहते हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं उष्ण वाले और दूसरे होते हैं शीत वाले। शीत वाले ये दो हैं, तीन हैं। एक आपका ये हो गया गोबी का पठार, आपका ये वाला पेंटागोनिया, और आपका ये तिब्बत का पठार। ये सब क्या है, शुष्क है, ठीक है, लेकिन ठंडे हैं, शुष्क हैं और ठंडे हैं। इसके बारे में लिख लीजिए, यह शुष्क क्षेत्र है जिस पर कंकड़ और पत्थर मिलते हैं। अब ये शुष्क के मतलब ये नहीं है कि ये कैसा गर्म है, शुष्क का मतलब है कि ये नमी की मात्रा इसमें कम है लेकिन ठंडा है, ठीक है। अगला आता है आपका लोयस का पठार। एशिया वाला जो पोर्शन है ये अन्य देशों, अन्य उसके तुलना में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है याद करने में भी, है ना। इसके नाम भी थोड़े से डिफिकल्ट हैं और इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी डिफिकल्ट है, फिर इसलिए इस पर थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। इसे लोयस के पठार के बारे में सुना होगा सबने, क्या है लोयस, क्या है? कितने ऐसे जो लोयस को जानते हैं? दो। लोयस को नहीं सुना ना कभी? सुना है, क्या होता है? हवाएं चलती हैं जो उसके द्वारा मिट्टी लाती हैं, वही इकट्ठा होती है, वही लोयस का। तुम लोगों ने नहीं सुना कभी भी लोयस का नाम नहीं सुना? चलो निकलो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। लोयस हवा द्वारा लाई गई महीन कण है जो मरुभूमि की सीमा से दूर निक्षेपित होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल से हवाएं उनके कणों को उड़ा के ले जा रही हैं और यहाँ जाके डिपॉजिट कर रही है। ये यहाँ जाके क्या कर रही है, डिपॉजिट कर दे रही है। तो ऐसा जो डिपोजिशन है सैंड का, यानी कि उसके कण का, पार्टिकल्स का, तो उसको चीन वाले एरिया में, चीन में लोयस कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? उसको लोयस, यही पर्टिकुलर इसका नाम यही है और कहीं नहीं है, और जगह इनको अलग अलग नाम भी देते हैं। मरुस्थल ऐसे गया, जो मरुस्थलीय रेत है उस रेत को हवा उठा कर ले गई, ले जाने के बाद दूसरे स्थान पर डिपॉजिट कर दिया, तो वो क्या हो गया, लोयस कहलाया, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के। इसके बाद आते हैं आपके मैदान। मैदान में दो मैदान प्रमुख हैं, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। नंबर 1 आता है वांगो का मैदान। वांगो का मैदान, ठीक है।
जैसा इसका नाम है हुआंग हो, उसी का नदी पे नाम रखा गया है। इसमें पॉइंट लिख लीजिए, चीन की कुल कृषि भूमि का 40% इस मैदान से उत्पादन होता है। यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। यह विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। इसको पीला मैदान, येलो मैदान भी कहते हैं, इसको पीला मैदान भी कहते हैं। नंबर दूसरा आता है यांगसी कियांग। यांगसी कियांग, यांगसी कियांग मैदान। इसमें लिखना, यह सघन जनसंख्या का क्षेत्र है तथा उपजाऊ मैदान है। आप एक चीज देखिएगा, चीन में उपजाऊ मैदान है और सघन जनसंख्या। देखो जब चीन को आप देखोगे, ये वाला पूरा एरिया चीन का है ना, ये सब चीन का एरिया है। तो इसमें आप देखोगे केवल इतना वाला पोर्शन जो है, ये वाला, इस वाले पोर्शन में ही क्या है, इसके पास लैंड है। बाकी सारा पोर्शन कैसा है, ये या तो पठारी है या पर्वतीय है, तो उसके पास है ही नहीं। तो ये दो जो नाम मैंने लिखवाए हैं, यांगसी कियांग और हुआंग हो, ये दो ही चीन के लिए महत्वपूर्ण है, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी। क्योंकि उसके पास बाकी का पीछे का एरिया तो कैसा है, पूरा खराब है, देख रहे हैं ना, तो पूरा इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, तो सब खराब है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो भारत के पास आप देखो, भारत के पास ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, उपजाऊ है। हमारे पास उतना ज़्यादा है, चीन के पास हमसे बहुत कम है। केवल कितना है, चीन के टोटल लैंड का केवल 12% जो है वो उपयोग में कृषि योग्य भूमि के रूप में यूज कर सकता है, केवल 12%। और हमारा कितना, इंडिया का कितना है, पता है? लगभग 50% के आसपास है ना, 48 कुछ है, लगभग 50% के आसपास है जो हम कृषि एग्रीकल्चर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना ज़्यादा है, और पॉपुलेशन के मामले में दोनों बराबर है, बल्कि भारत आगे निकल गया आप चीन से, है ना। तो आप देखो उसके पास 12% लैंड, हमारे पास 48% लैंड है, उसके बावजूद भी हम उससे बहुत पीछे हैं। सर हम पढ़े थे चीन के पास 15% और सर 12% लिखा है, तो लगभग हम बता रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने पढ़ा है 15% चीन के पास कृषि योग्य भूमि है। अरे ये अलग अलग में अलग अलग मिल जाता है, इसका कोई इतना मायने नहीं वो बात तो आपकी सर सही है, लेकिन हमने से सर 15 पढ़ा है सर, वो 15 पढ़ा तो गलत पढ़ा है ना, 12%। 12% ठीक है। तो ये इतनी डिफिकल्टी होने के बाद भी चीन कितना ज़्यादा इमर्ज कर गया है ना। आज पूरे विश्व में चीन का सबसे ज़्यादा बोल वाला है, जितना वो आगे बढ़ रहा है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमारी जो परिस्थितियां हैं कठिन है, चीन की परिस्थितियां कठिन है, लेकिन चीन ने कितना इमर्ज किया। उससे भी ज़्यादा कठिन परिस्थितियां किसकी हैं, जापान की हैं। जापान भी इमर्ज कर रहा है ना। तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं, लोगों की जो क्षमता है वो मायने रखती है। आपको समझ रहे हैं, आप लोगों की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो आपकी मायने रखती है। ये न सोचो कि हमारी परिस्थिति ऐसी है तो हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा होता तो ये लोग पीछे होते। जापान में तो हर 1 मिनट में भूकंप आता है और हर दिन में औसत रूप से 5 भूकंप तो आते ही आते हैं।
वो भी कैसे वाले, हाई वाले, क्योंकि वो ऐसे जोन में स्थित है कि वहाँ भूकंप बहुत तेज आते हैं। तो इसलिए परिस्थितियाँ कभी भी आपको नहीं रोक सकती हैं, केवल आप स्वयं अपने आप को रोक सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ों को दूसरों से भी आप मतलब मोटिवेट हो सकते हैं, देशों से भी हो सकते हैं, आसपास से भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है एक सीकियांग का मैदान। ये दक्षिणी चीन में है, ये लद्दाख के दक्षिणी चीन, और एक बार बंगाल में आ जाएंगे। इसके बाद आती है नदियाँ, फॉरेस्ट एशिया की नदियाँ। नदियों में नंबर 1 आएगी वांगो नदी। वांगो ये है वाली नदी जो यहाँ गिरती है, ठीक है, वो हाई में गिरती है। ठीक है, वांगो नदी है, इसका उद्गम जो है वो कुन्नुल पर्वत से है। उद्गम इसका कुन्नुल पर्वत से है, कुन्नुल पर्वत से है। अब देखो ये एक आता है, जैसे यहाँ एक्सेस में लिखा है बोहाई, जहाँ ये जाके गिरेगी नदी, और दूसरी एड्रेस में मिल जाएगा क्या लिखा हुआ, पोहाई। तो ये टर्म ऐसे अलग अलग हो सकते हैं इसको लेके, क्योंकि खुद ही क्लियर नहीं था जब एड्रेस छापी उन्होंने क्या कहता है चीन, उनको चीन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत रहती है। यह पीले सागर की वो हाई खाड़ी में जाकर गिरती है। यह या इसको पीली नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पीली नदी, कोई बताना चाहेगा? सर जो लोएस के मैदान से जो मिट्टी आती है वो पीले कलर की होती है, उसकी घुलन से। जो लोएस के मैदान से जो मिट्टी है वही पीले कलर की है। उसके पीले कलर के होने के कारण इसका रंग कैसा लगता है दिखने में, पीला पीला लगता है, इसलिए इसको पीली नदी कहते हैं। इसको चीन का शौक या दुख भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बाढ़ें अधिक आती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है बोहो। ये बोहो तथा फेन, फेन भी लिख लो एक दूसरे नाम, बोहो तथा फेन। फेन होगा, ठीक है। और दूसरी आती है यांगसी नदी। यांगसी नदी कहीं कहीं सर यांग तांसी लिखा होता है, यांग तांसी लिखा होती है। इसमें लिख लो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी है, सिचुआन बेसिन से होकर बहती है। सिचुआन बेसिन से होकर बहती है। सिचुआन बेसिन से होकर बहती है।
संघाई तथा वुहान, संघाई तथा वुहान नगर इस पर बसे हुए हैं। यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। वुहान, यह पूर्वी चीन सागर में गिरती है। अगली आती है सीकियांग नदी। सीकियांग मिलेगी आपको नीचे की तरफ इधर। सीकियांग नदी इसमें लिख लो। चीन का अधिकतम रेशम का उत्पादन इसके डेल्टाई क्षेत्र में होता है और यह इसके डेल्टाई क्षेत्र में होता है। लगभग चीज का मैप ऐसा ही है। ये मैप बना लीजिए। बातें नहीं करो। ये चीन का मैप है। हो गया। गया। इसमें नंबर 1 जो है उसको कहते हैं सीकियांग प्रदेश। अब आपको पता लग जाएगा कौन सा प्रदेश, कौन सा एरिया कहाँ पर है। सीकियांग प्रदेश
नंबर 2 तिब्बत का पठार। नंबर 3 आंतरिक मंगोलिया। नंबर 4 खिंगन खिंगन तथा लियाओनिंग खिंगन तथा लियाओनिंग पर्वत प्रदेश। खिंगन तथा लियाओनिंग पर्वत प्रदेश। नंबर 5 मंचूरिया का मैदान। मंचूरिया का मैदान ये बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 6 पूर्वी मंचूरिया प्रदेश। नंबर 7 लोयस प्रदेश। लोयस प्रदेश। नंबर 8 उत्तरी चीन प्रदेश। नंबर 9 सातुंग प्रदेश। सातुंग प्रदेश। नंबर 10 लाल बेसिन। लाल बेसिन। नंबर 11 यांगजी का उत्तरी एवं दक्षिणी भूमि। यांगजी की उत्तरी तथा दक्षिणी भूमि। है निम्न यांगजी क्यांग प्रदेश। 12वां निम्न यांगजी क्यांग प्रदेश। क्या बोले? निम्न यांगजी क्यांग प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी उच्च भूमि। देखो वो वाला सी क्यांग होता है, यह है सी की क्यांग प्रदेश। वो सी क्यांग है, सी की क्यांग है। 15 दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। चीन का 47% पर्वत है, 41 पठार है, 12% मैदान चीन में। चीन का कुल क्षेत्रफल यूरोप के बराबर है। अब देखो आपको ये चीन इतना लग रहा है और यूरोप इतना बड़ा लग रहा है, जबकि ये चीन का कुल क्षेत्रफल यूरोप के बराबर है। चीन अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के कारण ड्रैगन ऑफ एशिया
कहलाता है। साम्राज्य विस्तार का मतलब समझते हैं ना, ड्रैगन ऑफ एशिया कहलाता है। अब जिनके पास एटलस है वो जापान का मैप बना लें। चीन के बारे में, फिजिकल के बारे में इतना ही है, थोड़ा सा जापान के बारे में बात करेंगे। ड्रैगन एशिया कहलाता है। जापान में कितने आइलैंड हैं? सर 4 है। नाम पता है? जैसा क्या क्या है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। ये क्या है? ये क्या है, इसका नाम बताओ। होक्काइडो। ये क्या है? होक्काइडो, होन्शु। नाम याद कर लेना इनके, जिसको याद ना हो। ये क्या है? शिकोकू। ये क्यूशू। सर ये उत्तर से दक्षिण की ओर है सर। उत्तर से दक्षिण की ओर। हाँ, ऊपर मोती होगा। ठीक है, ये 4 द्वीप हैं जापान के। अब आपको क्या करना, जापान जैसा तो आपको रट देना चाहिए कि क्या क्या इसके अंतर्गत है, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से नगर हैं, कौन से मैदान हैं, ये सब रट जाना चाहिए। एक एक दिन में एक एक कंट्री को उठाओगे ना, सब रट जाएगा, तो बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसमें 3 महत्वपूर्ण मैदान हैं। एक का नाम इसका है टोकची, टोकांची है, इसाकारी, ये नाम पूछे जाते हैं। नुमेरो, ये सब मैदान है, क्या पे मैदान लिख देना। यहाँ पर विश्व का प्रमुख मैदान है, क्या है? क्योटो। नोबी, किनकी, सब मैदान है। ये इसके प्रमुख मैदान है जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन से आइलैंड पर है। जहाँ चीन वाला लिख रहे थे ना, उसमें एक पॉइंट और लिख लेना। चीन की 93% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, ये लिख लीजिएगा। 93% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, अब जापान के बारे में 2-4 कुछ पॉइंट्स हैं जो महत्वपूर्ण है इससे रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड, तो वो आप नोट करिए। इसको क्या कहते हैं? पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं इसको। ठीक है, ब्रिटेन कहाँ है? यूरोप में। पूर्व का ब्रिटेन ये है जापान। पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं इसको। लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। राइजिंग सन, पूर्व का ब्रिटेन, और इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं।
राइजिंग सन। ठीक है, एक तरफ ये चारों नाम में ये लिख लीजिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, लिख लीजिए चार नाम। चारों नाम लिख के ऐसा लिखिएगा। एरिया 67 में टोटल इधर लिखिएगा। पॉपुलेशन लाख में। ठीक है, एरिया लिखिए। पहले मैं नाम बोल रहा हूँ, आपने जो भी लिखा हो फिर। होन्शु, होन्शु का लिखिए 61%। पॉपुलेशन लिखिए इसकी 997 लाख में है ये। होक्काइडो को एरिया लिखिए इसका 22%। और इसका पॉपुलेशन है 56 लाख। क्यूशु, क्यूशु का एरिया है 11%। और इसकी पॉपुलेशन है 133 लाख। तो छोटा है लेकिन पॉपुलेशन इसका ज़्यादा है, 2 पे ज़्यादा है। 133 लाख आप पढ़ रही होगी 2011 के आंकड़े। शिकोको, इसका एरिया है 5%। एरिया 5%, जनसंख्या इसका 42 लाख। 142 नहीं, 42। ठीक है, अब जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नोट्स नोट कर लीजिए। जापान जो है वो कैसा देश है? पूरा पर्वतीय देश है। ठीक है, जापान पर्वतीय देश है जिसके 85% भाग पर, 85% भाग पर माउंटेन ही फैले हैं। केवल 15% ऐसा है जहां पर एग्रीकल्चर हो, तो सिर्फ 11% के आसपास ही है। माउंटेन फैले हैं जो टर्सरी युग के हैं। कौन से? टर्सरी युग के। जापान के मध्यवर्ती भाग में, कौन से वाले में? जापान के मध्यवर्ती भाग में ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसको फोसा मैग्ना कहते हैं। इसको फोसा मैग्ना कहते हैं। ठीक है, जापान के मध्यवर्ती भाग में ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसको फोसा मैग्ना कहते हैं। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत फुजीशान। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फुजियामा। 3778 मीटर। और कहाँ है ये? कौन से द्वीप पे है? होन्शु पे। 3778 मीटर होन्शु द्वीप पर।
होन्सू। जापान में प्रत्येक दिन औसतन 4 भूकंप आते हैं, नोट कर सकते हो। और जापान की सबसे बड़ी लेक, 4 भूकंप आते हैं। लेक बीवा है, लेक बीवा जो मीठे जल की लेक है, और होन्सू पर है ये लेक। जापान की सबसे बड़ी लेक लेक बीवा है जो होन्सू द्वीप पर है, जो मीठे जल की लेक है। ठीक है। जापान की जो जलवायु है वो है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु, जिसमें अधिकांश वर्षा कब होगी? गर्मियों में, सर्दियों में? हैं? अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है। तो शीतोष्ण है तो क्या है, ऑफिस को बदलना है। जापान की सबसे बड़ी नदी, बहुत बड़ी नदी है, क्या नाम है? जापान शिनानो है। कितनी बड़ी हो सकती है बताओ? 369 किलोमीटर लंबी है। 369 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से आपका मेरठ इतनी दूर, या प्रयागराज से पहले, बस इतनी लंबी है। यहाँ से कितनी लंबी है? ठीक है। जापान के बारे में, फिजिकल के बारे में तो यही बातें थी। इसके बाद आते हैं हम दक्षिणी पूर्वी एशिया पर। ये चल रहा था क्या आपका? फॉरेस्ट एशिया, यानी कि पूर्वी एशिया। अब आते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन कौन से देश साथ में आएंगे? म्यांमार, हाँ, म्यांमार, ताइवान, और थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। जो ये वाले देश हैं, बात है नहीं, 10 देश है सर। म्यांमार, ये थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब इसके अंतर्गत, ये वाले आ जाएंगे। फिलीपींस, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। इसका जो हम पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसके पर्टिकुलर एक एक देश का फिजिकल ले लेंगे जो महत्वपूर्ण है ना। सबको तो नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे हैं। एक एक देश का फिजिकल ले लेंगे। जैसे पहले म्यांमार का ले लेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया में। इसका हम फिजिकल पढ़ लेंगे पहले कि क्या है। तो इसका एक छोटा सा मैप बना रहा हूँ, उसको आप बनाएंगे। म्यांमार भारतीय मुल्कों को भी बातें क्यों बोलने लगते हो? मैप आप लोग सही करके बना लीजिएगा। अभी तो फिलहाल बना के सही कर लीजिए। इस तरीके से ये लगभग लंबा लंबा।
कौन ऐसा है यहाँ पर बैठा हुआ स्टूडेंट जो म्यांमार के बारे में कुछ जानता है? आप खड़ा करो। तो जानते होंगे, क्या जानते होंगे? जाना जाता है। और फिजिकल के बारे में क्या जानते हो? गोल्डन ट्रायंगल जहाँ से ड्रग्स के इस मामले में क्या होता है। और फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इनके बारे में बता सकते हैं ये क्या है? जितने ये मैप बनवा रहे हैं इनको बना लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा कि ये चीज़ें ये है। नंबर 1 बना लिया? नंबर 1 का लिखिए, तटवर्ती आराकान प्रदेश। आराकान यूमा का नाम सुना है? भारत और म्यांमार के बीच में जो है पर्वतीय श्रृंखला, वो ये आराकान यूमा बोलते हैं उसको, वही आराकान प्रदेश है, तटवर्ती आराकान प्रदेश। नंबर 2 आराकान प्रदेश, तटवर्ती आराकान प्रदेश। नंबर 2 दक्षिणी डेल्टाई प्रदेश। दक्षिणी डेल्टाई प्रदेश। नंबर 3 टेनासेरिम का तटवर्ती प्रदेश, या तानसेरिम कर दूं, तानसेरिम का तटवर्ती प्रदेश। नंबर 4 शान का पठार। शान का पठार थाईलैंड में हमारे इसका हिस्सा थाईलैंड में भी। नंबर 5 मध्यवर्ती शुष्क भूमि। नंबर 6 शुष्क भूमि। नंबर 6 पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। नंबर 7 उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, बात नहीं करो। ये देखो, ये इसमें एटलस में देख रहा होगा आप लोगों को, ये है पूरा, यहाँ से ये वाला एरिया। तो इसको जब देखेंगे तो ये जो भारत और इसके बीच में है, इसको ही क्या कहते हैं, इस तरह को आराकोन यूमा। ठीक है, तो यहाँ से एक नदी बहती, तो महत्वपूर्ण एक नदी है, क्या नाम है? इरावदी। ठीक है, और ये जो बीच में है ये कुंमिन, ये कुंमिन है, ये यहाँ पर इधर की तरफ मेकांगी नदी है, और शान का पठार ये इसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि शान का पठार इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर जो मिनरल्स मिलते हैं वो इसके लिए जाना जाता है पर्टिकुलर, है ना। तो जितने भी ये साउथ ईस्ट वाले प्रदेश हैं, ये पर्टिकुलर कौन सी मिनरल्स के लिए जाने जाते हैं? जैसे आपका टीन हुआ, चांदी हुआ, शीशा हुआ, इनके लिए जाना जाते हैं, है ना। एक दो पॉइंट म्यांमार के बारे में लिख लीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट लाइन में लिख लीजिएगा। यह एक पहाड़ी देश है जिसका 52% हिस्सा पर्वतीय है। जिसका 52% हिस्सा पर्वतीय है,
जिसके पश्चिम में आराकोन योमा पर्वत श्रेणी है। आराकोन योमा श्रेणी पर्वत श्रेणी है, जिसके पश्चिम में लिखिए आप, जिसका सर्वोच्च शिखर सारामती है। सारामती है, और दूसरा कोई नाम भी हो सकता है, जिसकी ऊंचाई जो है 3228 मीटर है। यह एक नवीन बलित पर्वत है। यह एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को कम होती जाती है। यह एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को घटती जाती है। घटती जाती है। ये वाला हिस्सा जो होता है आपका शान का पठार, ठीक है, ये शान पठार ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए, सीधा ऐसे लिखिएगा, लाइन में छूटे रहेंगे। पूर्वी भूमि पर शान का पठार स्थित है, जिस पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं तथा शाल्विन नदी इस पठार पर बहती है। म्यांमार के मध्यवर्ती भाग में शाल्विन नदी, म्यांमार के मध्यवर्ती भाग में इरावदी, चिंदबिन तथा सीतांग नदियों का विशाल मैदान है। ये पूरा मध्यवर्ती भाग है इस वाले में। ये पूरा एरिया जो है 3 नदियों से ही है। यहाँ पर नदियाँ इरावदी, चिंदबिन, सीतांग नदियों का विशाल मैदान है जो चावल की कृषि के लिए जाना जाता है। आराकोन योमा पर्वत, ये जो पर्वत है आराकोन योमा पर्वत के इधर 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा इसके पूर्वी भाग में शुष्कता रहती है। 400 मीटर इसके पश्चिमी भाग में वर्षा होती है तथा इसके पूर्वी भाग में शुष्कता रहती है। ऐसा क्यों, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? ये दृष्टि से बढ़ जाता है। कोई भी एक पर्वत है, इस पर्वत के जब हवाएं इधर से आ रही है तो बारिश क्या कराएंगी, बादल यहाँ बनेगा, बारिश यहाँ होगी, और जब बादल बारिश कर देगा यहाँ, फिर ये आगे बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा तो इसमें क्या है, पानी तो है ही नहीं, अब यहाँ बारिश नहीं कर पाएगा। इसलिए पश्चिमी भाग में तो हो गई लेकिन पूर्वी भाग में बारिश नहीं होती है। ऐसे काम होता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका पश्चिमी घाट भारत का, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका रोकी माउंटेन पे भी, ठीक है, वहाँ चिनूक जो हवा चलती है, ठीक है। तो ये इसके बारे में था फिजिकल। अब आ जाएगा दूसरा देश आपका इंडोनेशिया। निकाल लो इंडोनेशिया। इसमें लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए।
यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है क्यों? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें 13,677 द्वीप शामिल हैं। 13,677 द्वीप शामिल हैं, जिसमें से 6,044 द्वीपों पर 6,044 द्वीपों पर मानव का अधिवास है। ठीक है, इसके लाइन चेंज करके प्रमुख द्वीप नंबर 1 ऐसा लिख दीजिएगा, ऐसे ही बना लीजिएगा, नंबर 1 2 3 ऐसे ही लिखिएगा। कालीमंथन, उसके आगे उसका एरिया लिख देना। नंबर 1 कालीमंथन, कालीमंथन इसका एरिया लिख दीजिएगा 5,339 वर्ग किलोमीटर। तो 5,539.4 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 सुमात्रा 584.9 हजार किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, सब हजार में है, 1000 किमी। अगला जावा पश्चिमी इरियन द्वीप, पश्चिमी इरियन द्वीप 473,000 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी इरियन, पश्चिमी इरियन। अगला है सेल्वीज, सेल्वीज ठीक है, यह है 189,000 वर्ग किलोमीटर। और अगला है जावा तथा मदुरा, जावा तथा मदुरा यह है 132,000 वर्ग किलोमीटर। ये इसके मुख्य द्वीप है जो आपको एड्रेस में दिख जाएंगे आसानी से। सर जावा मदुरा है, मदुरा सुमात्रा अलग है, सुमात्रा अलग है, वो अलग है, वो अलग बता चुके हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए जावा पर माउंट ब्रोमो, माउंट ब्रोमो सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा क्राकातोआ, इसके अलावा क्राकातोआ कॉमन लगा के क्रोमा, क्रोमा और सुमेरु अन्य सक्रिय ज्वालामुखी है, अन्य सक्रिय ज्वालामुखी है। जावा द्वीप पर कृषि कार्य प्रमुख रूप से होता है।
जिसमें चावल और गन्ने की खेती मुख्य है। ठीक है, आज ये इतने ही करा रहे हैं। इसके जो बचे हुए हैं अभी पश्चिमी एशिया और इसका एक दो कंट्री और, वो जो है नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। तो इनको अभी तक फिर आपका ख़त्म हो जाएगा, पूरा इसका फिजिकल पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी तो उस समय फिर से इनका क्या कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा और इसके फिर आगे बढ़ा जाएगा, है ना, इंटरलिंक करते हुए कि किस तरीके से ये। अभी आपने पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर समझ लें कि कहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर है किसी कंट्री में, या मतलब किसी महाद्वीप में। फिर आ जाएगा देशों पर कि कौन सा देश महत्वपूर्ण है, कौन से इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, क्या है, इस तरीके से। ठीक है, इस दिन मैंने कुछ वो लिखवाए थे, लास्ट में चलते चलते कुछ मैदान लिखवाए थे यूरोप के, याद कर लिए सबने हैं? किताब ना खोलो, बंद करो किताब, अपना बंद करो, सब रजिस्टर बंद, इसको बंद करो।